आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। आज पहला वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो आज का टॉपिक रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। आज एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस सभ्यता के लोग वर्तमान में आज जो शहरों में जीवन यापन कर रहे हैं या शहरों के जो मकान या भवन, सड़कें, ठीक है ना, उस तरह की व्यवस्थित वाली नगरीय सभ्यता एक तरह की सिंधु घाटी सभ्यता थी। आज के शहरों के समान जीवन यापन करते थे। आखिर वह सभ्यता किस अनुसार से या किस तरीके से उस सभ्यता का पतन हो गया। पतन हुई सभ्यता का या उसके बारे में या उसकी खोज किसने की और उसके काल के बारे में, किस काल की रही होगी वह सभ्यता। उसके बाद उस सभ्यता के नामकरण के बाद क्या क्या नाम रखे गए उस सभ्यता के। उसके बाद उद्भव कैसे हुआ, कैसे विकसित हुई सभ्यता। फिर विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु या इम्पोर्टेंट तथ्य। उसके बाद में वह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में विस्तृत वह सभ्यता के बारे में किस स्थल तक उसका विस्तार। उसके बाद उस सभ्यता के प्रमुख स्थल और सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि सभ्यता के बारे में क्या, उस सभ्यता की खोज किसने की। तो पहले नंबर पता करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे उसकी खोज के बारे में। दूसरे नंबर जानकारी करेंगे उसकी काल के लिए कि उस सभ्यता का काल क्या रहा होगा। उस सभ्यता का काल क्या रहा होगा। उसके बाद उस सभ्यता का जब काल निर्धारित कर लेंगे कि किस काल की वह सभ्यता रही होगी, तो उसके बाद नामकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नामकरण, ठीक है ना। चौथे नंबर पर उस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ या वह सभ्यता विकसित होने का या विकसित करने का श्रेय किन लोगों को जाता है, तो उसमें हम उद्भव में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? उद्भव में, ठीक है ना। उसके बाद उस सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और विस्तार। तो 5वें नंबर पर हम विशेषता, तथ्य को हम लिख सकते हैं विशेषता, ठीक है ना, विशेषताएं पढ़ेंगे। और 6ठे नंबर पर उसका विस्तार, सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। और फिर अंत में उस सभ्यता के प्रमुख स्थल और उन स्थल से जो भी प्राप्त हुआ है उसके बारे में, ठीक है ना। सभ्यता के प्रमुख स्थल और स्थलों से जो भी प्राप्त हुआ है उसके बारे में। और अंत में पढ़ेंगे उस सभ्यता का पतन कैसे हुआ या इतनी विकसित सभ्यता का पतन अकस्मात कैसे हो गया, ठीक है ना, जिसके बारे में चर्चा या सही से जानकारी नहीं है, ठीक है ना। उसके बारे में बात करते हैं बाद में। तो आइए चलिए सबसे पहले खोज के बारे में बात करते हैं कि उस सभ्यता की खोज किसने की, अर्थात वह सभ्यता विकसित हुई होगी, रही होगी, ठीक है ना। उसके बाद उस सभ्यता का पतन हो गया। उस पतन के बाद वह सभ्यता आज जो वर्तमान में खोजी जा चुकी है, तो उसकी खोज किसने की, उस खोजकर्ता या खोज करने वाले या खोज के लिए श्रेय किसको दिया जाता है। आइए चलिए खोज के बारे में। तो खोज के बारे में तो सबसे पहले आए चार्ल्स मैसन आए 1826 ईस्वी में। सबसे पहली बार उन्होंने इस जगह की जानकारी दी, ठीक है ना। तो चार्ल्स मैसन पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उस क्षेत्र का दौरा किया। पहले व्यक्ति कौन है? चार्ल्स मैसन नाम के जो व्यक्ति आए 1826 में, इन्होंने एक पत्रिका जारी की थी, ठीक है ना। तो पत्रिका जारी करने से पहले इन्होंने क्या किया, उस स्थल के या उस क्षेत्र का कई बार दौरा किया, या पाकिस्तान क्षेत्र का
दौरा किया, पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया, ठीक है ना, पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। और उस पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा करने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ कोई पहले विकसित या कोई सभ्यता रही होगी, ये उन्होंने अनुमान लगाया। तो अनुमान लगाया, लेकिन उन्हें सही से साक्ष्य न मिल पाने के कारण वे इसमें कुछ साक्ष्य नहीं जुटा पाए और इसके बारे में जानकारी देने में असफल रहे। जब असमर्थ रहे तो उन्होंने एक पत्रिका निकाली, चार्ल्स मेसन ने पत्रिका निकाली, नरेटिव ऑफ जर्नी। किस नाम की पत्रिका निकाली? चार्ल्स मेसन ने एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का प्रसारण 1826 में किया था, जिसका नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी। नरेटिव ऑफ जर्नी। तो नरेटिव ऑफ जर्नी में अपने अनुमानों के बारे में उन्होंने उस पत्रिका में प्रकाशित किया। उसके बाद आते हैं बर्टन बंधु। ये दोनों सगे भाई थे और दोनों इंजीनियर भी। तो सगे भाई और इंजीनियर भी, दोनों सगे भाई थे और दोनों इंजीनियर थे। तो एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन। एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन। दोनों सगे भाई थे, ठीक है। ये दोनों सगे भाई थे जो कि इंजीनियर थे। तो इनका कार्य था कि ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। कहाँ से? कराची से लाहौर तक। तो कराची से लाहौर तक ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो इन्हें पास में टीले मिले। क्या मिले? पास में टीले मिले। इन्हें रेलवे ट्रैक बिछाने के नीचे पत्थर की जरूरत थी, ईंट पत्थर की जरूरत। तो उन्होंने क्या किया? इस टीलों से ईंटें प्राप्त की और ईंटों को ट्रैक में बिछा दिया। अर्थात विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन ने टीलों से ईंटें प्राप्त की कराची से लाहौर रेलवे लाइन के निर्माण में। लेकिन इन दोनों भाइयों को या बर्टन बंधुओं को इस तरह की जानकारी या उनके विचार में नहीं आया कि यहाँ कोई पहले सभ्यता रही होगी। उन्होंने सोचा यहाँ कोई भवन या पहले बिल्डिंग रही होगी, उसी की ईंटें पत्थर वगैरह हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्हें सभ्यता के बारे में कोई अनुमान नहीं था। तो 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाया जा रहा था, ठीक। इसके बाद आते हैं तो इन्होंने क्या किया? ईंटें प्राप्त की थी उन टीलों से, ठीक है ना। तो उन टीलों से जब ईंटें प्राप्त की, ठीक है ना, और इन्होंने कोई अनुमान नहीं लगा कि यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। तो उसके बाद अगली बार आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसका कार्यकाल था 1853 से 1856 तक। कितना था? 1853 से 1856 तक अलेक्जेंडर कनिंघम का काल था, 1853 से 1856। यह वो व्यक्ति था जिसने पहली बार इस क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र का शोध करने का प्रयास किया। पहली बार इसने दौरा किया इस क्षेत्र का दौरा किया, ठीक है ना। क्या किया? दौरा किया और इस क्षेत्र का शोध करने का प्रयास किया। इस क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र का शोध करने का प्रयास किया पहली बार। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जब शोध करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम ये निकला कि इन्हें सही साक्ष्य न जुटा पाने के कारण ये
इस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी देने में असमर्थ रहे। सही साक्ष्य न मिलने के कारण साक्ष्य न मिलने के कारण सभ्यता की पूरी जानकारी देने में असमर्थ रहे, असफल रहे। ठीक है। उसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। इसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे। ये क्या थे? भारत के या भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड या प्रमुख थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड या प्रमुख थे। तो इनके नेतृत्व में क्या था? दो भारतीय व्यक्ति थे, एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। इनके नेतृत्व में दो भारतीय कौन थे? दो भारतीय कौन कौन? एक थे दयाराम साहनी दो भारतीय थे कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। दो भारतीय नेतृत्व थे। तो इनके नेतृत्व में, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो नामक स्थलों की खोज हुई। राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो नामक शहरों की खोज हुई। ठीक है ना। तो हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है ना। तो इन दोनों के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, स्थलों की नामक खोज हुई। अब जब ये स्थल खोजे गए तो इन स्थलों से प्राप्त मृदभांड और वस्तुएं, मूर्ति, बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो उन चीज़ों से फिर यह जानकारी लेने का समय आया कि ये सभ्यता किस काल से रही होगी या इस सभ्यता का काल कितना रहा होगा। तो इस सभ्यता के बारे में अब बात करते हैं काल के बारे में। किसके बारे में? काल के बारे में। तो काल इस सभ्यता के काल के बारे में जानकारी के लिए विद्वानों का मत अलग अलग है। विद्वान एक दूसरे के मत से सहमत नहीं है। कोई विद्वान कोई और जानकारी दे रहा है, कोई विद्वान कोई और। तो सभी के मत अलग अलग हैं। जिसमें नंबर 1 पे आते हैं सर जॉन मार्शल। कौन आते हैं नंबर 1 पे? सर जॉन मार्शल। नंबर 1 पे आते हैं सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 माने। कितनी मानी? 3250 से 2750 ईसा पूर्व का काल इस सभ्यता का माना। उसके बाद आए अर्नेस्ट मैके ने इस सभ्यता का काल 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 और सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना। उसके बाद एक डीपी अग्रवाल नामक है। तो डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1700 माना। कितना माना? 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना। जब ये सभी सुनिश्चित समय को क्लियर नहीं कर पाए तो
अंत में कार्बन डेटिंग की गई। तो कार्बन डेटिंग द्वारा पता लगा, कार्बन डेटिंग जिसे बोलते हैं C14 पद्धति के अनुसार, C14 पद्धति के अनुसार पता लगाया गया कि इस सभ्यता का काल 1750 से 2350 से 1750 ईसा पूर्व काल माना गया। कार्बन डेटिंग द्वारा जब पता चला तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व काल माना गया, जो कि इसी काल का, इस समय का समर्थन डीपी अग्रवाल ने भी किया। तो डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग पद्धति से काल का समर्थन किया। तो इस सभ्यता का काल क्या माना गया? 2350 से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल माना गया। अब इसके बाद आते हैं नामकरण पर। किस पे? नामकरण पर। तो नामकरण के बारे में कई स्थितियों को जानकारी या स्थलों के अनुसार, या ये स्थल किस स्थान पर मिले और किन किन नदियों के किनारे मिले, तो उनके अनुसार इनका नामकरण किया गया। तो नामकरण से सबसे पहले जब इस सभ्यता के स्थल खुदाई हो रही थी तो इस खुदाई में मिले स्थल सिंधु नदी के बाएं तथा दाएं तट पर मिले, सिंधु नदी के किनारे मिले या सिंधु नदी के किनारे मिले। जब सिंधु नदी के किनारे मिले तो इस सभ्यता का नामकरण सिंधु नदी के अनुसार, सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। उसके बाद कुछ समय बाद कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले। जब सरस्वती नदी के किनारे मिले तो इस सभ्यता का नाम फिर सरस्वती नदी के किनारे के अनुसार से बोला, सभ्यता का नाम करा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता पहले स्थल मिले सिंधु नदी के किनारे तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया। उसके बाद कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी प्राप्त हुए, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता रखा गया। फिर इस सभ्यता को कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जब कोई सभ्यता प्राप्त होती है या किसी सभ्यता के स्थल मिलते हैं तो उस सभ्यता का नामकरण सबसे पहले खुदाई में मिले स्थल, जो सबसे पहले स्थल मिलता है, खुदाई में प्राप्त होता है, उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। जो कि ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला मिला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सबसे पहले मिले स्थल के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है ना? तो इस स्थल का नाम या इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। ठीक है ना? ये तो हो गया इसके नाम के कारण। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता यह इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली खोजी गई धातु तांबा थी, सबसे पहली खोजी गई धातु तांबा थी। तो तांबा और प्लस टिन मिलाकर, तांबा प्लस टिन मिलाकर बनता है कांसा, तांबा प्लस टिन मिलाकर बनता है कांसा। तो इस सभ्यता में मिले मृदभांड और मूर्तियां और उपकरण जो भी वो कांसे के धातु के अधिक थे। अधिकतर कांसे की धातु का प्रयोग किया गया था, जिस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि हम लोग वैसे भी किसी समय तांबे का प्रयोग हुआ था तो उसके अनुसार ताम्रकालीन सभ्यता, उसके बाद पत्थरों का उपयोग हुआ तो पूरा पाषाण कालीन। ठीक है ना? उसके बाद कांसा तो कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता में कांसे का अधिक उपयोग हुआ था। जिस तरह आज के स्तर को हम लोग कलयुग बोलते हैं, तो कलयुग का मतलब कल मीन्स होता लोहा, कल मीन्स होता लोहा या कारखाने, कल मीन्स लोहा कारखाने, लोहे के कारखाने, और युग माने युग। ठीक है ना? समय, तो आज समय जो है लोहे का, चारों तरफ बनी हुई चीज़ें, अधिकतर वस्तुएं लोहे की हैं या लोहे का दौर है, तो इसे हम लोग लौह युग या कलयुग कह सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वान तो कुछ और युग बता देते हैं।
ठीक है ना। तो ये हो गया उसके नामकरण के बारे में, ठीक है ना, नामकरण के बारे में। इसके बाद है उद्भव। अब पता करते हैं उद्भव। तो इस सभ्यता का उद्भव के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो उद्भव में देसी और विदेशी मत थे। तो देसी और विदेशी, तो विदेशी मत में सर जॉन मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डी कौशाम्बी, कौन कौन थे उद्भव में, यहाँ लिख लो उद्भव। तो विदेशी मत, विदेशी में थे मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड और डी कौशाम्बी। तो इन विदेशियों ने या विदेशी मतों के अनुसार इस सभ्यता का या इस सभ्यता के उद्भव का श्रेय ना सुमेरियन सभ्यता को जाता है। विदेशी मत मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डी कौशाम्बी ETC इनके अनुसार इस सभ्यता का उद्भव का जो श्रेय है वो सुमेरियन सभ्यता को जाता है या सुमेरियन सभ्यता से संबंधित यह सभ्यता थी। लेकिन देसी मत या स्थानीय मत, तो स्थानीय मत के अनुसार उसके बाद स्थानीय मत, तो स्थानीय मत में राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी, स्थानीय मत में राखलदास बनर्जी जिन्होंने इस सभ्यता के उद्भव का श्रेय द्रविड़ जाति को दिया है, द्रविड़ों को दिया जाए, द्रविड़ जाति को, ठीक है ना। और कुछ स्थानीय मत और थे जैसे लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, ठीक है ना, तो लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर और TN रामचंद्र। तो स्थानीय मत में दो और थे, TN रामचंद्र, ठीक है ना, और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, तो लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर और TN रामचंद्र, तो इन्होंने इस सभ्यता के उद्भव का श्रेय आर्यों को दिया है, ठीक है ना, आर्य जाति को, जो कि इस मत को बहुत कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसमें फिर लोगों ने तर्क दिया कि आर्य अगर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का या वहाँ के रहने या वास करने वाले थे तो उसके बाद आर्य फिर झोपड़ियों में या खुले वातावरण में कैसे रहे, ठीक है ना, नगरीय सभ्यता से ग्रामीण जीवन कैसे जिया, ठीक है ना। इसलिए आर्यों का ये जो है मत ना इसे बहुत कम माना जाता है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आई रही विशेषता, क्या है विशेषता, तो विशेषताओं के बारे में बोला था नंबर 1 पे नगरीय सभ्यता। कैसी? नगरीय सभ्यता। अच्छा, इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर पक्के भवन थे। क्या थे? पक्के भवनों का निर्माण था, नालियाँ थी, नालियों की व्यवस्था थी, ठीक है ना, पक्के भवन, नालियों की व्यवस्था और पक्की सड़कें, ठीक है ना, सड़कों की व्यवस्था। तो इसे नगरीय सभ्यता इसीलिए कहा गया है कि पक्के भवन, नालियों की व्यवस्था और पक्की सड़कें, पक्की व चौड़ी सड़कें भी चौड़ी सड़कें और, ठीक है ना, सड़कें चौड़ी। लेकिन इन जो भवनों को और सड़कों को इनको व्यवस्थित करने का तरीका था एक ग्रिड के अनुसार, मतलब इस तरह, अर्थात घर के या आस एक साइड सड़क रहती थी और उसका दरवाज़ा उसी सड़क की तरफ खुलता था और सड़कों का जो जॉइंट था या एक सड़क जब एक दूसरे सड़क से मिलती थी तो वह लंबवत, मतलब एक ग्रिड के आकार का, ठीक है ना, चौखंटे आकार का इस तरह का सड़क जाती थी, ठीक है ना, इस तरह सड़क जुड़ती थी। अर्थात सड़कें गोल और उस तरह नहीं थी कि सड़कों का जो आकार था ग्रिड के अनुसार, मतलब चौखंटा, मतलब यहाँ अगर कुछ बस्ती बसी हुई तो ये एक सड़क गई, ठीक है ना, तो ये चौराहे का इस तरह की हो गई, उसके बाद ये पूरा बसा, ठीक है ना, यहाँ जो भी बसे घर, ठीक है, उसके बाद ये इसके पास से सड़क गई। तो इनका सभी का जो गेट खुलता था वो सड़कों पर, ठीक है ना। तो एक ग्रिड के आकार, ग्रिड मतलब चौकोर, सड़कों का जो निर्माण किया गया था एक ग्रिड के अनुसार में इनको व्यवस्थित किया गया था, सड़कों और मकानों को, ठीक है ना।
तो इसे नगरी सभ्यता बोलता है। क्या बोलता है? नगरी सभ्यता। और कॉन्स्टिट्यूशन सभ्यता, उसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी, और तांबा धातु खोजने के कारण तांबा प्लस टिन मिलाकर कांसा बनता है। तो तांबा प्लस टिन में कांसा बनता है, और कांसे के धातु के अधिक से अधिक उपयोग किया गया था इस युग में। तो इस सभ्यता में कांसे धातु का उपयोग अधिक किया जाता है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना? इस सभ्यता को लिखित जानकारी मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि, लिखित जानकारी तो है, लिखित जानकारी तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना? जब पढ़ नहीं सके तो उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई। और लिपि किसकी है? जो लिपि कौन सी? लिपि थी चित्रित या चित्रलिपि। ठीक है? चित्रलिपि थी, अर्थात किसी एक चित्र को बना करके उस चित्र द्वारा किसी एक चीज़ का निर्णय मान या उस चीज़ के बारे में बताया जाता था। मतलब किसी के बारे में चित्र द्वारा समझाया जा सकता था। ठीक है ना? तो लिपि उनकी थी चित्रात्मक, चित्रलिपि थी। ठीक है ना? कोई एक चित्र को मान करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी, चित्रों द्वारा पढ़ा जाता था। तो उन चित्रों की लिपि को या चित्रलिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। जिस दिन ये सब इस लिपि को पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन इस सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। ऐतिहासिक सभ्यता। तो जब तक नहीं पढ़ा जाएगा तब तक आज ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानी जाएगी। ठीक है ना? फिर इस सभ्यता में बहुत कम मात्रा में या नाम मात्र के हथियारों का उपयोग मिला है। इस सभ्यता में हथियार और औजारों का बहुत कम उपयोग मिला है। जब उपयोग नहीं मिला, औजार नहीं मिले, तो इससे प्राप्त होता है कि इस सभ्यता को शांत प्रिय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत प्रिय सभ्यता। अर्थात इस सभ्यता के लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, और ना ही क्षेत्र विस्तार या किसी के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा होता तो जायज़ की बात है हथियार औजार मिलते। ठीक है ना? तो औजार जब नहीं मिले तो शांत प्रिय सभ्यता। ठीक है ना? उसके बाद व्यापार प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि इसकी जो मोहरें थी वो सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामी सभ्यता, ठीक है ना, नील नदी और मिस्र की सभ्यता में मिलती है। तो इनका व्यापार जो देशिज और विदेशी दोनों तरह था। तो ये सभ्यता ना व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कैसी थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ठीक है ना? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। उसके बाद विस्तृत पता किया जाए तो इस सभ्यता का विस्तृत नील नदी और मिस्र की सभ्यता को मिलाकर उसे कई गुनी बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नील और मिस्र की सभ्यता को मिलाकर कई गुनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद आता राजनीतिक। अब राजनीतिक देखते हैं तो वहाँ के लोगों का जीवन या वहाँ के लोग किस तरह रहते थे। ठीक है ना? तो राजनीतिक में देखते हैं, राजनीतिक या समाज। ठीक है ना? तो राजनीतिक में पुरोहित वर्ग और व्यापारी वर्ग, दो। राजनीतिक में समाज पुरोहित वर्ग और व्यापारी वर्ग में बटा था। पुरोहित वर्ग और व्यापारी वर्ग में बटा था, लेकिन प्रजातंत्र था। क्या था? लोगों का मत है कि प्रजातंत्र था। क्या था? प्रजातंत्र था। ये लोगों का मत है कि कुछ विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का जो शासन था वो प्रजातंत्रात्मक था। क्या था? लोगों का मत, प्रजातंत्रात्मक शासन था इस सभ्यता का। उसके बाद समाज भी दो वर्गों में बटा था, धनी वर्ग और निम्न वर्ग। किस में बटा था? धनी वर्ग और निम्न वर्ग। धनी वर्ग और निम्न वर्ग, दो वर्गों में समाज बटा था। ठीक है ना? धनी वर्ग और निम्न वर्ग। उसके बाद आते हैं कि आर्थिक व्यापार। तो आर्थिक व्यापार के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस सभ्यता का व्यापार देश के अंदर और देश के बाहर भी होता था। इसकी लिपि
संस्कृति, लिपि, धातु और मापतौल आदि के बारे में जानकारी मिलती है कि ये लोग मापतौल के बारे में भी जानते थे और धातुओं का भी अच्छा ज्ञान था इन्हें। उसके बाद लिपि, ये लिखते भी थे और अपना उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका जिसके बारे में जानकारी पूर्णतः रूप से नहीं मिली। यह जानकारी जो मैं शेयर कर रहा हूँ वह एक प्राप्त हुए मृदभांड और वस्तुओं के आधार पर आंका जा रहा है, ठीक है ना, अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह की सभ्यता थी, ठीक। उसके बाद आते हैं विस्तार पर। किस पे आते हैं? विस्तार पर। तो विस्तार के बारे में बात करें तो थोड़ा मैप कर लिया जाए। ऐसा ही बना लेते हैं थोड़ा एक समझने के स्तर तक। ठीक है ना, इस तरह कुछ कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसा भी है सही है। हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है? यहाँ जम्मू कश्मीर क्या होता है? जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। पश्चिम में यहाँ ये पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्र है बलूचिस्तान, ठीक है ना। और इधर दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, तो ये राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में मिलता है जो स्थल है दास्क नदी और मांदा, दास्क नदी के किनारे, मांदा चिनाब नदी किनारे, चिनाब नदी, ठीक है ना। मांदा चिनाब नदी के किनारे, और ये मांदा पड़ता है, इसका जिला है अखनूर जिला, ठीक है ना, अखनूर जिले में। और इधर बलूचिस्तान में है सुतकागेडोर, ठीक है ना, जो कि दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी? दास्क नदी। बलूचिस्तान में सुतकागेडोर है, दास्क नदी, और इधर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी, ठीक है ना। और आलमगीर, क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और नदी है हिंडन नदी, और जिला है मेरठ जिला, हिंडन नदी और आलमगीरपुर गांव तक उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। मेरठ, यहाँ लिख दो मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में अखनूर जिला, ये मेरठ जिला। महाराष्ट्र में दायमाबाद, क्या? दायमाबाद, जिला अहमदनगर जिला है, और नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो इधर पाकिस्तान का स्थान है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में सुतकागेडोर है, दास्क नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांदा, जो कि उत्तर में मांदा की तरफ विस्तार है, और पश्चिम में बलूचिस्तान, सुतकागेडोर, दास्क नदी, और दक्षिण में महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद। और दायमाबाद जो अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र में, और नदी कौन है? गोदावरी की सहायक नदी के किनारे मिलता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के पास, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश, ठीक। और इन बिंदुओं को या इन स्थानों को अगर मिलाया जाए तो, ठीक है ना, तो एक त्रिभुज के समान आकृति बनती है, या इस तरह का यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का
क्षेत्र है जिसका क्षेत्र विस्तार एक त्रिभुज के आकृति के समान लग रहा है। अगर आपसे कहा जाए अब इसके बारे में उत्तर दक्षिण विस्तार, तो उत्तर दक्षिण में जो विस्तार है तो वो है, देखो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ, ये ये पश्चिम पूर्व रहा, उत्तर दक्षिण ये रहा। उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण विस्तार है 1400 किलोमीटर। और पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम विस्तार है 1600 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम विस्तार है 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम विस्तार है 1600 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम 1600 किलोमीटर। और इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, 99,000 वर्ग किलोमीटर। इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है 12,99,000 किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का क्षेत्रफल है, या यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तरित है, ठीक है ना। इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। और यह नील और मिस्र की सभ्यता को मिलाकर उस सभ्यता के 12 गुनी बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। नील नदी और मिस्र की सभ्यता को मिलाकर उस सभ्यता के 12 गुनी के बराबर सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता के 1500 स्थल लगभग खोजे जा चुके हैं। कितने खोजे जा चुके हैं? 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। इस सभ्यता के लगभग 1500 से प्लस, ठीक है ना। इस सभ्यता के स्थल 1500 से प्लस खोजे जा चुके हैं, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश में है, ठीक है ना, देश में है। पाँच सौ से प्लस खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना। भारत में 900, पाकिस्तान 500, अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं और 40 से 45 स्थल स्वतंत्रता से पूर्व के पहले के स्थल हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी दी है, जो जानकारी मिली है, मैंने अधिक से अधिक जानकारी को शेयर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। और आपको और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। और सेकेंड अब रह गया है सभ्यता के प्रमुख स्थल और सभ्यता का पतन, तो ये नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दी जाएगी। और अब चलिए, ठीक, जय हिंद, जय भारत।